बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज सूबाई सिंध की असम्बली का इजलास है और इस हवाले से हम सब असम्बली में मौजूद हैं। मैंने हमेशा जब भी प्रेस टॉक की है, मीडिया ब्रीफिंग की है, मैंने हमेशा ये गुजारिश की कि पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इमरान, यानी कि ना पाकिस्तान की जमहूरियत इनको मैटर करती है, ना पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इनको मैटर करती है, ना पाकिस्तान की मीडिया इनको मैटर करती है, ना पाकिस्तान का मज़दूर, किसान, औरत, नौजवान, कोई शख्स इनको मैटर नहीं करता। अगर इनके लिए अहमियत है किसी चीज़ की तो इमरान ख़ान की है, और इमरान ख़ान के इर्द गिर्द पीटीआई घूमती है, और इनकी प्रायोरिटी या इनकी जो इनके नज़दीक इमरान ख़ान की हैसियत है वो अब तो आईने पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई है। यानी कि इन्होंने इमरान ख़ान साहब के इक़्तिदार को तूल फराहम करने के लिए, इमरान ख़ान साहब की अना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इन्होंने ये भी फ़ैसला कर लिया कि आइन, कानून, कौमी असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो इमरान ख़ान नियाज़ी साहब की हुकूमत की है, इमरान ख़ान नियाज़ी साहब की ज़ात की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख़ में बहुत सारे तारीख़ फ़ैसले हैं, बहुत सारे शर्मनाक फ़ैसले हैं। जब मार्शल लॉ लगा, अदालतों ने मार्शल लॉ को नज़रिए ज़रूरत के तहत अपहोल्ड किया, असेंबलियों को तोड़ा गया, सियासी कारकुनान, सियासी लीडरों को कोड़े लगाए गए, कोड़े मारे गए, सियासी लीडरान को, अकाबरीन को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए। लेकिन तारीख़ में ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आइन का मुहाफ़िज़, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली असेंबली का कस्टोडियन, असेंबली का स्पीकर कोई ऐसी रूलिंग पास करे जो कि आइन के इतने ख़िलाफ़ हो, जो आइन से मुतसादिम हो, और जिसके नतीजे में वो असेंबली जो आपके वोट से मार्ज़े वजूद में आई, 22 करोड़ आवाम ने लोगों को वोट दे के मुंतखब करके उनको कौमी असेंबली में भेजा, आपकी गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी रूलिंग की वजह से उस असेंबली को तहलील कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इमरान ख़ान साहब को अपनी हार कबूल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इमरान ख़ान साहब की अना आइन से बढ़कर है, इमरान ख़ान साहब की ज़ात 22 करोड़ आवाम के मफाद से बढ़कर है। मैं समझता हूँ कि एक 1954 की असेंबली थी, जब मार्शल लॉ लगता है, असेंबली को तहलील किया जाता है, तो उस वक्त का स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान खड़ा होता है और अदालत से रुजू करता है। और अब 2022 में इतनी तनज़्ज़ुली
हमारे सियासी इक़्तिदार में हो गई है इमरान खान साहब की वजह से, पीटीआई की वजह से, कि अब कस्टोडियन ऑफ द हाउस आइन की पामाली कर रहा है। मैं जोर देना चाहूँगा इस बात पे कि तारीख़ ना 1954 की असेंबली की तहलील और मार्शल लॉ की तारीफ़ करती है, ना 1958 के फ़ैसले की तारीफ़ करती है, ना 1977 के फ़ैसले की तारीफ़ करती है, ना 1999 के फ़ैसले की तारीफ़ करती है। अगर तारीख़ याद रखती है तो 2007 का हमारा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जब मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जजेस ने उस फ़र्द वाहिद के फ़ैसले को, जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को तूल फराहम करने के फ़ैसले को, वो जो एमरजेंसी लगाई गई थी, उसको कलादम करार दिया था। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह एक बार फिर तारीख़ दोहराने जा रही है। जिस तरीके से मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का अस खुद नोटिस लिया, जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियादों पर इसकी कार्रवाई चल रही है, मैं पुरुम्मीद हूँ कि तारीख़ नहीं दोहराएगी, तारीख़ दोहराएगी। और वो तारीख़ जो पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया ने 2007 में, 2009 में रकम की थी। मैं समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 5 का सहारा लेके स्पीकर साहब को ये हक़ हासिल नहीं था कि वो आर्टिकल 95 को नज़रअंदाज कर दें। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 5 की कार्रवाई या आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग देने से पहले कोई तहकीकात होनी चाहिए थी, कोई कमीशन बनना चाहिए था, कोई तफसीलात आनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि ये तहरीक इमरान है तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ऑपोजिशन को सुने, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इसकी तहकीकात कराई जाए, इन कैमरा तहकीकात करा लें, ब्रीफिंग कर लें। नहीं, चूँकि इमरान ख़ान के इक़्तिदार को तूल फराहम करनी थी, इमरान ख़ान साहब की अना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, तो इसलिए ये गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग दी गई। और मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है जो लोग कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश थी जिसके तहत इमरान ख़ान की हुकूमत हटाई जा रही थी। और वाह, क्या इमरान ख़ान है, उसने साजिश को नाकाम बना दिया। भाई नाकाम कैसे बनाया? साजिश थी हुकूमत ख़त्म करने की और इमरान ख़ान ने ख़ुद अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ये शो करता है कि इमरान ख़ान साहब का मकसद सिर्फ़ अपनी ज़ात थी, अपनी अना थी, अपने इंटरेस्ट थे। ना पाकिस्तान का आइन था, ना पाकिस्तान की जमहूरियत थी, ना पाकिस्तान का जमहूर था। मैं रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहूँगा कि जो ये वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि 8 तारीख़ को ये मरासला मिला और 8 तारीख़ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो गई। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोसेस में ज़ाती तौर पर शामिल था। आप सब जानते हैं मैं इस्लामाबाद में मौजूद था। मैं हल्फिया कहता हूँ कि 8 मार्च 7 मार्च से पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद है वो ड्राफ्ट की जा चुकी थी, उस पर दस्तखत लिए जा चुके थे। और ये कोइंसिडेंस है, चूँकि उस करारदाद के ऊपर कुछ और एमएनएस के दस्तखत लाजमी थे जो कि अवामी मार्च का हिस्सा थे। और अवामी मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंची, 7 मार्च की रात को इस्लामाबाद पहुंची, तो दस्तखत लेके 8 मार्च को उसको जमा करा दिया गया।
ये जो लोग कह रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हल्फिया कहता हूँ, ये जो इदारा जो अदालत मुझसे पूछना चाहे पूछ सकती है। मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि यह 8 मार्च से पहले तमाम ड्राफ्टिंग की जा चुकी थी, तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। मैं दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही थी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इतनी बड़ी साजिश थी ये, तो 8 मार्च से लेके 31 मार्च तक वज़ीर आज़म ने क्यों इंतज़ार किया नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाने का? वज़ीर आज़म ने क्यों 9 मार्च को 10 मार्च को मीटिंग नहीं बुला ली? अगर ये इतना बड़ा मसला था जिसका ताल्लुक़ मेरे प्यारे पाकिस्तान की सालमियत से है, मेरे प्यारे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से है, तो इमरान ख़ान ने 31 मार्च तक क्यों इंतज़ार किया? अगर ये बैनुल-अक़वामी साजिश थी तो 8 मार्च को जब ये करारदाद कौमी असम्बली में जमा हुई तो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने इस करारदाद के ऊपर एतराज़ लगा के इसको वापस क्यों नहीं किया? वो वापस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो करारदाद कानून के मुताबिक थी। 28 मार्च को यानी कि करारदाद दाखिल होने के 21वें रोज़ कौमी असम्बली के एजेंडे में ये करारदाद थी। स्पीकर साहब ने, अगर ये करारदाद आइन के आर्टिकल 5 के मुनाफी थी, अगर ये कानून के ख़िलाफ़ थी, अगर ये बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा थी, तो स्पीकर साहब ने 28 मार्च को ऑपोजिशन से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि बताइए ये करारदाद एडमिसिबल कैसे है? उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त रूलिंग दी कि ऑपोजिशन, मैं आपको ये करारदाद मूव करने की इजाज़त नहीं देता? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 5 के मुनाफी है। आपने 28 मार्च को जब ऑपोजिशन को इजाज़त दी है करारदाद मूव करने को, तो यानी कि ये शो करता है कि आपकी दानिश्त में, आपकी अक़ल में, आपके शऊर में ये करारदाद कानून के मुताबिक थी। ये करारदाद किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा नहीं थी और आपने इसको एडमिसिबल करार दिया। और जब ही आपने ऑपोजिशन को यह करारदाद मूव करने की इजाज़त दी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 28 मार्च तक इन्होंने एतराज़ इसलिए नहीं लगाया था कि इनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A के फ़ैसले में कोई ऐसा फ़ैसला देगी कि मुनहरिफ अराकीन वोट ना दे पाएँ। जब इन्होंने देखा कि 63A का फ़ैसला इनके हक़ में शायद नहीं जा रहा, और जब इन्होंने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं, JUI नहीं, बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी यानी कि जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमहूरी वतन पार्टी और कौमी असम्बली के 4 आज़ाद अराकीन जो कि ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते थे, जब इन्होंने हुकूमत से ला ताल्लुकी का ऐलान किया और जब इन्होंने अपोजिशन की हमायत की और उनको नज़र आ गया कि 172 का हिंसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में वैसे ही पूरे होने जा रहे और 177 अराकीन असम्बली अपोजिशन की तरफ आ गए PTI के अराकीन के बग़ैर, तब इनके हाथ पैर फूल गए। इन्होंने घबराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब वोटिंग होगी तो हार सामने है, शिकस्त सामने है। और फिर उन्होंने इस बिलेटेड स्टेज पर एज एन आफ्टर थाट बादियुन नज़र 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर से ये गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग जारी की। इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अदालत हंगामी बुनियादों पर इस केस को सुनते हुए इसका फ़ैसला करेगी, और वो फ़ैसला जो तारीख़ी होगा, वो फ़ैसला जो आइन के ऐन मुताबिक होगा इंशाअल्लाह, जो रूल ऑफ लॉ की रेस्टोरेशन के बारे में होगा,
एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में होगा। वो फैसला मौजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आएगा। साहब, अभी आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पंजाब में एक नई डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई ने अपने ही डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मजारी पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है डिप्टी स्पीकर पर, जो कल तक उनके साथ था। अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मिल गया है शहबाज के साथ, वहाँ पर स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद हो गया है। और आज बुलाए जाने वाले इजलास का 16 को कह रहे हैं ये लाकानूनियत का सारा। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो आइन और कानून में बिलीव ही नहीं करते। ये उन लोगों से उनका ताल्लुक है जो कहे कौन सा आइन कौन सा कानून। यहाँ पे होनी चाहिए तहरीक इमरान, आइन इमरान, हुकूमत इमरान, और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से जो कहते हैं बैनुल अक़वामी साजिश, भाई पंजाब में कौन सी बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है? कौन सा मुल्क बोजदार साहब को निकालना चाहता है? बोजदार साहब को तो इमरान खान साहब खुद निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। अपनी ज़ात। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मजाक आईने पाकिस्तान के साथ, कवानीन के साथ कभी नहीं हुआ होगा जो कि आजकल हो रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, उसका स्पीकर वज़ीर आला का उम्मीदवार है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ उसकी अपनी जमात ने बगावत का ऐलान कर दिया है, जो गवर्नर साहब थे उन्होंने अपनी सियासी जमात से, अपनी वफाकी हुकूमत से बगावत का ऐलान कर दिया है, और पीटीआई के बहुत बड़े सीनियर रहनुमा जो कि माजी में सीनियर वज़ीर थे पंजाब काबीना के, उन्होंने भी अपनी हुकूमत से बगावत का ऐलान कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मुल्क के लिए, रियासत के लिए ये जो इबहाम है ये अच्छा नहीं होता, ये जो अनसर्टेनिटी है ये अच्छी नहीं होती, और ये जो अनसर्टेनिटी है उसका नुकसान आपकी मईशत को होता है। और पिछले 3.5 सालों में जितनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से रही है, उसका नतीजा है कि आज डॉलर 187 रुपये पे है। उसका नतीजा है कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। इन्होंने चूँकि गलत पॉलिसीज़ बर्पा की, ये लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि IMF जाएं ना जाएं, ख़ुदकुशी करें ना करें, उसकी वजह से आज डॉलर अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जिसका नुकसान आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है, पाकिस्तान के आम आदमी को हो रहा है। मैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की फ़हरिस्त में अगर हूँ, मेरे तो फ़ख्र है। जिन लोगों ने गद्दारी के सर्टिफिकेट इशू किए थे माजी में ना, वो गायब हो गए हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जिनको गद्दार कहा गया ना माजी में, आज भी तारीख़ उनको याद रखती है। तो इसको छोड़ दीजिए। जो दूसरी बात आपने कही नज़रिया ज़रूरत के बारे में, मेरे भाई 1972 में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जिलानी केस में नज़रिया ज़रूरत को दफन किया, और 2009 में हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने ही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में नज़रिया ज़रूरत को दफन किया और कहा ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ हमें ये फ़ैसला अब करने की ज़रूरत है कि ये मुल्क डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर चलेगा, ये मुल्क डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपीडियंसी पर चलेगा, या ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। और मैं समझता हूँ हर ज़ी शऊर शहरी ये चाहेगा कि जंगल का कानून ना हो, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये मुल्क को चलना चाहिए, इस मुआशरे को चलना चाहिए, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान के आइन की होगी। के साथ आपका मुआहदा हुआ है और सूबे में हुकूमत बरकरार है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप है उस पर भी उनकी नज़र है, और दीगर भी कई आपने उनसे वादे किए हैं। तो आज वो हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे, क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप कब जारी है? अच्छा, इसका लोगों को इंतजार है। अगर वो हुकूमत में बैठेंगे, MKM के दोस्त या नहीं बैठेंगे, इसका सवाल तो आप MKM वालों से पूछें कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या वो हमारे इत्तेहादी इस वक्त बन रहे हैं कि नहीं। जहाँ तक मेरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप का ताल्लुक़ है, मैं किसी सियासी जमात की इमा पर नहीं बैठा हूँ, ये हुकूमती इख्तियार है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुझे इस ओहदे पर बिठाया है और जब तक मेरी पार्टी, मेरी हुकूमत ये चाहेगी कि मैं अपने शहर की खिदमत करता रहूं, मैं शहर की खिदमत करता रहूंगा। मुझे नहीं पता इंतज़ार किसको है, किसी शेख चिल्ली को इंतज़ार हो सकता है, लेकिन वैसे चीज़ों को छोड़ दीजिए। हाँ, ये बताइए, आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ जो हाँ, यही का रवैया था, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। उनसे सवाल पूछा गया था फरा बीबी के हवाले से, जानते हैं आप? सर इसी से रिलेटेड है। फवाद चौधरी अभी भी लग रहा है कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, लेकिन उसको शायद पता नहीं है कि वो उसका ख़त्म हो गया है और अब भी वो सीनियर सहाफ़ी के साथ जो इन्होंने जो बदतमीज़ी की है उस मुताबिक मैं समझता हूँ सहाफ़ी सीनियर हो, जूनियर हो, किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी दूसरे आदमी से बदतमीज़ी करे, बदतहज़ीबी करे, बदकलामी करे। अनफॉर्चुनेटली इमरान ख़ान साहब की जो तर्ज़ सियासत है उसके अंदर बदतहज़ीबी, बदकलामी, बदतमीज़ी जो है, ये तीनों बद जो हैं वो उनकी सियासत का महवर है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसी चीज़ को बदकिस्मती के साथ, एक और बद आ गया, इस बदकिस्मती के साथ इसको फॉलो करते हैं। मैं इसको शर्मनाक कहूँगा, मैं कंडेम करूँगा और मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये गुरूर और तकब्बुर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पसंद नहीं है और मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ों से इनको इज्तनाब करना चाहिए। जो फरा बीबी है उनके बारे में मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बहुत सारी बातें कर रही हैं। अगर मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता ना, खुदा की कसम मैं पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगा चुका होता अभी तक, लेकिन चूँकि मैं उस महज़ब तहज़ीब का हिस्सा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा। ये जो बातें चल रही हैं, मैं समझता हूँ इन बातों को रिजॉल्व करने के लिए चेयरमैन नैब सुओ मोटो ले लें या कोई अदालत सुओ मोटो ले ले या इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आज अखबार में मैं पढ़ रहा था कि बुशरा बीबी के साहबजादी से जब किसी सहाफ़ी ने सवाल, उन्होंने कोट किया है, तो उनके साहबजादे ने ये कहा है कि फ़रा बीबी ने बुशरा बीबी के साथ और वज़ीर आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। ये उस अखबार में लिखा गया है, ये अखबार की ख़बर है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, मानिका साहब ने ये बात कही या नहीं, लेकिन इनको कोट ज़रूर किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बड़े सवाल जन्म देते हैं, उन सवालात का जवाब जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल आना चाहिए। जी ये क्या आइन के मुताबिक, एक मिनट देखिए, आइन के मुताबिक आर्टिकल 112 है, वो ये कहता है कि असेंबली को तहलील करने का तरीका क्या है। या तो असेंबली अपना मुद्दत पूरा करेगी और अगर तहलील होना है तो तहलील होने के लिए वज़ीर आला सिंध को मशवरा देना पड़ेगा, गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब खुद तो ये काम कर नहीं सकते। तो अभी तक हमारी सियासी जमात ने तो इस तरह का कोई फ़ैसला किया नहीं है। हम तो समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कौमी असम्बली को भी तहलील करने का कोई हक़ हासिल नहीं था। अगर आप आइन का आर्टिकल 58 को पढ़ लें, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, तो अल्फाज बहुत वाज़े तौर पर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ये फ़ैसला नहीं कर सकते, तो उनका फ़ैसला गैर क़ानूनी है, गैर आइनी है और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार देगा। दो सवाल। पहली बात यह है कि आप वज़ीर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में एक आईनी अलवी भी है। जो सदर मुमलिकत को सजेस्ट किया जा रहा है वो देखे बगैर उसको नया नोटिस आज तो उन्होंने इलेक्शन की डेट भी मांग ली है, तो इस बारे में क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अगर स्पीकर की रूलिंग बरकरार रहती है और आप लोग गद्दार रहते हैं, फिर तो आप इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, मैं समझता हूँ आईन अलवी नहीं चलना चाहिए, इस मुल्क में आईन पाकिस्तान चलना चाहिए। ये बुनियादी फ़ैसला है, हम फ़ैसला कर लें। आज फ़ैसला कर ले बहैसियत कौम कि किसी फ़र्द वाहिद का दिया हुआ कानून आइन चलेगा या वो आइन व कानून चलेगा जिसका फ़ैसला हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, हमारी असम्बली ने किया था, हमारे पार्लियामान ने किया था। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इलेक्शन बेमानी है, ये तमाम प्रोसेस बेमानी है। असल सवाल जो आज इस कौम के लिए ज़रूरी है कि क्या आईन पाकिस्तान प्रिवेल करेगा या आईन इमरान या आईन अलवी प्रिवेल करेगा। अगर फ़ैसला आईन इमरान के बारे में है तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ताला आपको भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारा। बहुत